बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको बाप पार्टी कहा जाता है, उनके सेनेटर अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म बन गए हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर काकड़ साहब को प्राइम मिनिस्टर के लिए, राजा रियाज साहब जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो अपोजिशन लीडर, उनका ये कहना है कि ये नाम उन्होंने प्रेजेंट किया प्राइम मिनिस्टर के सामने और उसके बाद एक्सेप्टेंस हुई, एंडोर्समेंट हो गई फ्रॉम द प्रेसिडेंट और आज या कल में हल्फ बर्दारी भी होने जा रही है। दो तीन चीज़ें अगर हम देखें, एक्सेप्ट देन कि उस अनवारुल हक काकड़ साहब की एफिलिएशन बाप पार्टी के साथ है। ही इज़ अ नीट एंड क्लीन गाय। एक केस था इनका नैब का, बट दैट स्टैंड्स क्लियर। कोई बैगेज नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो ये देखा जाता है कि जी ही हैज़ अ बैगेज। सो अपेरेंटली अनवारुल हक काकड़ के साथ कोई ऐसा बैगेज नहीं है जिसके ऊपर सवालिया निशान हो। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें पीडीएम की जमातें हैं, जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट है, दे ऑल आर ओके टू हैव हिम एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। अब जब अनवारुल हक काकड़ साहब वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म बनते हैं, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ देखी गई? सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी कि एक ऐसा शख्स आए जो कि निगरान सेटअप को अच्छे तरीके से कंप्लीट करे और उसके बाद एग्जिट कर जाए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हुक्मरानों के जहन में ये बात थी कि कोई ऐसा शख्स आ गया जो परमानेंट बैठ गया तो फिर हम क्या करेंगे। सो द चॉइस ऑफ अ पर्सन जब हो रही थी तो ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर द पीपल टू थिंक। इसके साथ साथ चैलेंजेस, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। नंबर 1, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज़ें मैनेज करनी है, लेकिन जिम्मेदारी एट द एंड ऑफ द डे निगरान हुकूमत के ऊपर आएगी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का इनेकाद, जो कि 90 दिनों में तो अल्लाह करे हो जाएं, लेकिन अगर नहीं होते तो 6 महीने में अगर होने जा रहे हैं तो वो फ्री एंड फेयर हों। एक इकनॉमिक चैलेंज जो सबसे बड़ा चैलेंज है इनके बाद, क्यों? क्योंकि IMF ने आपको 3 ट्रेंचेस में पैसे देने हैं। एक ट्रेंच वो पिछली हुकूमत जो कि पीडीएम की हुकूमत थी, इसमें दे चुके हैं। एक ट्रेंच उन्होंने अब इस निगरान सेटअप में देना है और तीसरा ट्रेंच उन्होंने इसके बाद आने वाला जो सेटअप होगा, प्रॉपर इलेक्टेड सेटअप, उसमें देना है। सो इस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए इस पूरे प्रोसेस का, इस निगरान सेटअप का एमिकेबली कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। कैबिनेट मेंबर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 8 से 12 या 15 कैबिनेट मेंबर्स होंगे। हर कैबिनेट मेंबर को एक से ज़ायद वजारतें दी जाएंगी और इसके अंदर भी सिलेक्शन ऑफ पीपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पीडीएम के जो लोग कर रहे थे उन्हीं को वो टास्किंग दी जाएगी, उन्हीं में लोगों को प्लस माइनस करके, ताकि एज पर देम, एज पर द पीडीएम गवर्नमेंट, कि जी कंटिन्यूटी ऑफ जो है प्रोसेसेस वो कंप्लीट रहे। लेकिन इसके अंदर हमें एक एग्जांपल, जो बड़ी बुरी एग्जांपल है खैबर पख्तूनख्वा की, वो देखनी पड़ेगी। खैबर पख्तून के अंदर जिस तरह एफिलिएटेड मिनिस्टर्स आए और उसके बाद वहाँ के वज़ीर आला जो केयर टेकर वज़ीर आला हैं, उन्होंने किस तरह फिर पूरी केपी असेंबली को और कैबिनेट को डिसमिस किया और किस तरह उनसे इस्तीफे लिए गए, वो भी हम सबके सामने है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ अ बिग चैलेंज। पीडीएम की में चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, इन दोनों की ख्वाहिश चाहत यही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास हो, लेकिन समझने की ये ज़रूरत है फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा चाहिए जिसकी बाइंग IMF से भी हो। ये नहीं हो सकता कि एक ऐसे शख्स को आप फाइनेंस मिनिस्टर बना दें जिसकी बाइंग, जिस पे नॉडिंग फ्रॉम द IMF ना हो।
सो दीज आर द चैलेंजेस अलॉन्ग विद द सेटअप जिसके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज ज्वाइन किया है ज़ेब जाफ़र ने, साबिक वफाकी पार्लियामेंट्री पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ कराची से हैं लाल चंद साहब, आप साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मेरे साथ हैं सेनेटर बहरामंद तंगी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का। ज़ेब, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम यू। अनवारुल हक काकड़, 8th केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कंफर्टेबल है अनवारुल हक काकड़ के नाम से जी? I know him very closely because we had a course डिफेंस यूनिवर्सिटी में हमने कोर्स भी इकट्ठा किया हुआ कई साल पहले। सो ही इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन, इंटेलेक्चुअल भी हैं, ही इज़ वेरी गुड एट स्पीकिंग और उनका बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर होने की भी है। और आई थिंक ही इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन टू अचीव द टारगेट। सो आई थिंक इन क्राइसिस में और ख़ास तौर पे क्योंकि ये बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, तो एक ऐसा सूबा जो हमेशा डिप्राइव्ड फील करता है, तो उनकी नुमाइंदगी करते हुए और अब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अनवारुल हक काकड़ साहब विल डू अ वंडरफुल जॉब। दैट्स व्हाट आई फील पर्सनली ऑल्सो एंड व्हाट वी हैव हर्ड हिम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज वेल। सो बाकी इंटरनल सेटअप के ऊपर जिस तरह आपने खुद ही अपने इंट्रो में बताया कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे IMF की जो सेकंड जो है उन्होंने लेनी है, पैसे लेने हैं और ट्रेंच आनी है, एंड हाउ ही इज़ गोइंग टू किस तरह उसको उसी फॉर्मेट पे जिस तरह अभी PDM की गवर्नमेंट जिस तरह उनको एलोकेशंस थी, आगे क्या फाइनेंसेस में होना है, क्या वही प्रोजेक्ट्स जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू किए थे वो कंटिन्यूएशन में होंगे, विच आई डू होप सो बिकॉज दे वर वंडरफुल इनिशिएटिव्स, तो वो होंगे। तो इस तरह करके उनकी कैबिनेट, of course he will be the leader of the team, but उनकी कैबिनेट will play a very pivotal role। ठीक, अच्छा ज़ेब मुझे ज़रा बताइएगा, अभी आपने बात की है कंटिन्यूटी ऑफ इनिशिएटिव्स, इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा चैलेंज अनवारुल हक काकड़ को होने जा रहा है वो फाइनेंस का है और डीलिंग विद IMF। ऑल्दो ही इज़ गुड एट इट, फाइनेंसेस की उनकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी हद तक बेहतर है एज रिस्पेक्ट टू मैनी अदर्स, लेकिन ये जो आज भी डिस्कशन हो रही है कि कैबिनेट के अंदर जी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको दी जाए, नून की अपनी चाहत है और पीपल्स पार्टी की अपनी है, आपको लगता है कि इस पे डिबेट होगी या इस पे कंसेंसस आप लोगों के दरमियान डेवलप हो चुका हुआ है बिटवीन एन एंड पीपल्स पार्टी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने देखा होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह PDM की सारी जमातों को लेके बड़ा बैलेंस तरीके से सबकी मुश्तरका हर चीज़ में जो है एग्रीमेंट लेके फिर फैसले किए गए हैं। तो होपफुली जहाँ इतने अरसे में हुकूमत इकट्ठी चलाई है और बहुत ज़बरदस्त चलाई है, बल्कि PDM के सारे पार्टनर्स जो हैं, ख़ुसूसी तौर पे पीपल्स पार्टी जो है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि दे हैड अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन अबाउट शहबाज शरीफ साहब, लेकिन जब उनके साथ काम करने को देखा है तो उनकी जो कमिटमेंट है, उनका डेडिकेशन है, उसको अप्रिशिएट किया है। तो इसी तरह आई थिंक जब फाइनेंस मिनिस्ट्री में होगा तो आई थिंक किसी एक चीज़ पे जो है आपस में इत्तेफाक किसी एक नाम पे होगा, इसमें कोई आपस में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगी। ठीक हो गया। बहरामंद भाई, ज़रा आपकी तरफ में आता हूँ, जो अभी ज़ेब कह रही हैं सो कंसेंसस फाइनेंस, सबसे पहले मुझे बताएं अनवारुल हक काकड़ साहब, आपके तो 7 सेनेटर हैं, आप क्या समझ रही हैं अ गुड चॉइस बाय PDM एंड बाय राजा रियाज, नंबर 1, और नंबर 2 आप डाउन द रोड फाइनेंस मिनिस्ट्री को कैसे देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है हफीज़ शेख को लेकर और ऑब्वियसली दूसरी तरफ एक कंटिन्यूटी का भी प्रोसेस है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, जहाँ तक मंजूर काकड़ साहब का, अनवारुल हक काकड़ साहब का एज ए प्राइम मिनिस्टर मेरा नाम आ गया सामने, तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, मैं अपोजिशन लीडर साहब को और बाकी जमातों की लीडरशिप को भी मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पे ये जो निगरां वज़ीर आज़म के नाम कमेटी या इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गया, बल्कि आपस में डिसाइड हुआ और एक यंग एनर्जेटिक क्वालिफाइड आदमी सामने आ गया और ऐसी सूबे से आ गया कि वो जनरल मासिक के दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं और करते हैं और करना जानते भी है। जहाँ तक किसका है, प्राइम मिनिस्टर साहब का है और या PDM का है फैसला या अपोजिशन लीडर का है,
तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला सबका है, इसलिए कि ये हुकूमत एक पार्टी की नहीं थी, ये इसमें मुख्तलिफ जमाती थी, तो तमाम लीडरशिप के फैसले इसमें है और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर की भी फैसला है। ठीक है। मैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नवाज शहबाज शरीफ साहब को भी अप्रिशिएट करता हूँ और मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी, कि 16 महीने मुख्तलिफ हमख्याल जमातें मिलकर पिछली हुकूमत की जो बदनुमा दाख्ता पाकिस्तान पे लगा था, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत मेहनत करके पूरी दुनिया में इमेज को ठीक किया। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे पोलाइट अंदाज में 16 महीने गुजार के तमाम जमातों को साथ लेके चले। फाइनेंस मिनिस्ट्री का मुझे बताएं जरा, बैरमंद भाई, अब जरा फाइनेंस मिनिस्ट्री का बताएं जी। जी जी मैं आता हूँ। कल तक आप लोगों ने भी और मुख्तलिफ शोज हम कर रहे थे और हर एक एंकर का ये सवाल था कि आप क्यों अनाउंस नहीं कर रहे हैं, कंसेंसस नहीं बन रही है, भाई आप प्राइम मिनिस्टर को के नाम अनाउंस कर ले, लोग परेशान है। और यही मेरा सवाल था कि जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह कंसेंसस से एक प्राइम मिनिस्टर आएगा और तमाम जमातें वेलकम करेंगे। और आज मेरे ख्याल में तमाम जमातों ने वेलकम किया इस अनवर हक काकड़ साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर। जहाँ तक फाइनेंस मिनिस्टर का ताल्लुक है तो इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स में ये नाम भी सामने आएगा कि इंशाल्लाह इससे कोई डिस्प्यूट नहीं होगी और ये कंसेंसस से आएगा। मैं समझता हूँ कि अभी अनवर हक साहब का एक इम्तिहान है कि आने वाला जो इलेक्शन है हम चाहते हैं कानून आईन के दायरे में हो और पीपल्स पार्टी की स्टैंड ये है कि हम भरपूर तवज्जो इलेक्शन की तरफ दें। पॉइंट आ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही डायरेक्टिव्स है वर्कर के लिए कि आप अपनी इलेक्शन की तैयारी करें। लालचंद भाई, आपसे क्या सवाल करूं, मैं तो सोच रहा हूं राजा रियाज साहब आज अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने कहा है कि अनवारुल हक काकड़ का नाम मैंने दिया है, राजा रियाज साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर आए और अपोजिशन लीडर। आप खुद भी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे बता दें मेरे आपसे सवाल क्या करूं इसमें। शुक्रिया मंसूर भाई, काफी दिनों के बाद आपसे आज मुलाकात या बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो इस सारे एपिसोड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना ऑफिशियली रद्द अमल जाहिर किया है। अनवारुल हक काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर हुए हैं, उसमें जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी राय शामिल नहीं है। इन्होंने जो ये मौजूदा हुकूमत की पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की और अलाइंस की, ठीक, ये उनका इंतखाब है, बल्कि कहा जा रहा है कि उनका इंतखाब है। जहां तक राजा रियाज का सवाल है तो राजा रियाज साहब जो है वो नोटे बने थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीद रखती है कि नए वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म 90 दिन में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने में अपना किरदार भरपूर तरीके से जो है वो अदा करेंगे। ठीक, जहां तक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आप और सोच रहे हैं कि वो पीडीएम से मशवरा लेंगे या पीपल्स पार्टी से लेंगे, तो ये बात वही होगी कि एक तरफ खाक है, दूसरी तरफ धूल है। इन सब ने तो पाकिस्तान की माशी हालात तबाह व बर्बाद किए, ये महंगाई के जिम्मेवार है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के जिम्मेवार है, ये सिविलियन। लेकिन लालचंद भाई, ये तो बातें एक हैं, ये तो आपका मौक़िफ़ है, ठीक है, लेकिन मुझे जो चीज़ समझाएं, आज आप लोगों को, जब आप लोग असेंबली में थे, जब आप लोगों की पंजाब हुकूमत थी, जब आपकी केपी हुकूमत थी, और मुझे किसी का नहीं पता, एटलीस्ट मैं तो गला फाड़ फाड़ के कहता था कि आप लोगों को नहीं क्विट करना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ हुआ। आज आपको लगता है, आई एम श्योर कि आप मीडिया पे जो भी कहें, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये गलत फैसले थे जो आप लोगों ने किए, और उसके बाद एक 9 मई को और एक बड़ा गलत फैसला हो गया जिसके रिजल्ट में आज आप लोगों से बाइंग तक नहीं ली गई, ऑल्दो राजा रियाज अपने आप को पीटीआई के ऑपोजिशन लीडर कहते हैं। और भाई, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। ओके, देखें, साबिका हुकूमत है, उससे मैं नहीं, हम नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, ये पार्लियामेंट में जब आखिरी रोज तकारीर हो रही थी तो सिर्फ जो पीडीएम के लीडरान हैं वो आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे और कह रहे थे कि
हमने पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया। ठीक है वो जी। बेतौकीरी क्यों हुई? पाकिस्तान के आइन को इन्होंने पस से पर्दा डाल दिया और उस पे जो है अमल नहीं किया। ठीक। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबली वक्त से पहले डिसॉल्व की तो गलत थी, और ये जो अगर 3 दिन पहले डिसॉल्व करके और जाते हैं घर पर तो ये ठीक किया। ये कैसे हो सकता है? टेक्निकली ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, लेकिन इन्होंने क्योंकि आइन पे अमल नहीं किया, आइन को इन्होंने वायलेट किया, तो उसकी यकीनी तौर पर जो है सजा पाकिस्तानी पूरी कौम को मिली है। ठीक, मैं ज़ेब आपसे लेता हूं जी, आप फिक्र ना करें, पूरा आपको टाइम अभी बस आया मैं आपके पास। जी 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 लालचंद भाई। मैं कहना चाहूँ, अनवारुल हक साहब से मेरा पर्सनल ताल्लुक रहा है। वो एक कमेटी को हेड करते थे, वो थी पोस्ट कन्वर्जन पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसके वो हेड थे, तो उनसे काफी मेरा अच्छा ताल्लुक रहा। वो कई एक पढ़े लिखे जाती हैसियत में बहुत पढ़े लिखे और समझदार शख्स हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि उनके आने से जो बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जो बात हो रही है उसमें कमी आएगी, और पूरे पाकिस्तान में जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोजाना पकड़ कर जेलों में डाला जा रहा है, और अगर वो ये भी ऐलान कर रहे हैं कि हम जश्न आज़ादी मनाएंगे तो उससे भी उनको रोका जा रहा है, तो इसका भी वो नोटिस लेंगे और आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट की के तरह से ठीक है कंडक्ट करते हैं। मैंने जो आपने जो कमेंट्स किए हैं लालचंद भाई, ज़ेब इस पे कुछ कहना चाह रही है, लेकिन मुझे एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक्स आते हैं तो चैलेंज तो है, और अब सवाल ये है जो जिस पे ज़ेब से जवाब भी लेंगे कि अब 90 दिनों के अंदर इलेक्शन आइन कहता है और डिले होंगे, जो भी इलेक्शन कमीशन कहेगा, या जिस तरह मरदमशुमारी, नई मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियाँ, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होते, जिस तरह पंजाब और KP में नहीं हुए थे, तो फिर क्या होगा? और क्या इससे वाकई आईने पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? हम लोगों जो उसको मानने वाले हैं, हम लोगों पे कोई बाइंडिंग नहीं इसकी? इस सब पर जवाब लेंगे ज़ेब जाफ़र से एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं ज़ेब जाफ़र, सेनेटर बहरमन तंगी और लालचंद साहब। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। ज़ेब, आपके लिए काफ़ी सारे सवाल छोड़ गया था, एक तो आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा जो लालचंद साहब फरमा रहे हैं, उसके साथ साथ इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए, आईने पाकिस्तान कहता है पंजाब और KP में नहीं हुए, हम कुछ नहीं बिगाड़ सके, वफाक के अंदर 90 दिनों में इलेक्शन होते आपको नज़र आ रहे हैं, कीपिंग इन माइंड नई मरदमशुमारी अनाउंस हो गई है और बाय वर्च्यू ऑफ दैट अब नई हल्का बंदियां होनी है, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नीड्स 120 डेज ऑन दैट, सो 120 और 90 तकरीबन 6 महीने का टाइम है जी, बन जाता है इसके हिसाब से। जी बिल्कुल जी, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगी क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट लिव्ड है। मैं अपने लालचंद भाई साहब से, जो हमारे पुराने कोलीग भी रह चुके हैं, इनसे पूछना चाहूँगी कि इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी कि जी कानून की खिलाफ वर्जी हुई, तो मैं पूछना चाहूँगी कहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं, उनका मतलब क्या है? क्योंकि देखें, हाउस की जहाँ मेजॉरिटी हो वो लीडर ऑफ द हाउस वही सिलेक्ट करते हैं। हमने कोई जो है रोड्स नहीं ब्लॉक किए, हमने कोई वहाँ पे एहतजाज नहीं किया, जिसने इन्होंने 2013 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में पूरी असेंबली को यरगमाल बना लिया, पूरे जो वहाँ पे जो हमारे आने जाने का रास्ते बंद हो गए, हम सेशन के लिए नहीं आ सकते थे। मुझे याद है कि हमारी जो गेटों पे और रेलिंग्स पे इनके जो वर्कर्स के कपड़े सूख रहे होते थे, पार्लियामेंट नहीं लगती थी, धोबी का अखाड़ा लगता था, मतलब इट वाज सो टेरेबल, सो मच सो शी जिनपिंग आना चाहता था, वो नहीं आ सकता था। हाउस में इनका कॉन्डक्ट क्या था? देखिए, ये वो प्रेस्टिजियस हाउस है जिसमें हमने बड़े बड़े लीडर्स को देखा है, भुट्टो साहब को, नवाज शरीफ साहब को, बड़े लोगों को देखा है। इन लोगों ने वहाँ पे जो बदतमीजी का कल्चर शुरू किया, इनकी औरतें और मर्द बात शुरू नहीं होते थे तो गाली गलोच पे आ जाते थे, इस तरह का कॉन्डक्ट लेके ये लोग हाउस की प्रोसीडिंग चलाते थे। अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने ये जो 3.5 ईयर्स ऑपोजिशन में गुजारे, मुझे नहीं अलग, हमारी अगली सारी सफाई जो थी उस हमारे सारी सीनियर लीडरशिप थी जेलों में। आपको याद होगा कि किसने इन्होंने राना साहब के साथ ऊपर झूठा मुकदमा डाला, किसने राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी में डिग्गी में ड्रग्स जैसी चीज़ें डाल दी, और उनके ख़ानदान को भी नहीं पता था कि 1-2 महीने के वो हैं, जिंदा हैं, कहाँ हैं। इस तरह की सियासत का कल्चर कौन लेके आया?
यू सी, मतलब यू हैव टू रियलाइज कि किसके सर के ऊपर सियासत का नशा, किसके ऊपर तकब्बुर जिसको कहते हैं, जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है, किसके सर पे आया। मतलब क्या इनकी लीडरशिप भूल गई कि जो इन्होंने सियासत की और कितनी नफरतें, कितनी इन्होंने पूरी सोसाइटी को चेंज कर दी है। हमने 80s 90s में एज चिल्ड्रन ऑल्सो, बचपन में हम जो देखते थे कि हम जलसे जुलूसों में एक दूसरे के ऊपर बात करते थे, इसके बाद ख़त्म, उसके बाद चाहे गमी खुशी में एक दूसरे के शामिल होते थे। लेकिन यहाँ तो इतनी औरतों को भी नहीं बख्शा। मरियम नवाज आज तक किसी भी ऑफिशियल पोस्ट पे नहीं रही, अपने वालिद को मिलने जाती हैं, जेल में वहीं से अरेस्ट हो जाती हैं। आज ये लोग क्या बात करते हैं, तो लेट्स गो बैक कि इन्होंने क्या कल्चर लिया। लेकिन अभी तो तक PMNN ने इस तरह की इंतकामी सियासत, मुझे जरा दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जी, इसको रेक्टिफाई करने का कोई वे आउट है? इंतकामी सियासत पे PMNN नहीं। जी आप कीजिएगा बात। जी सॉरी, मैं जी सीधी सी बात है, PMNN इंतकामी सियासत नहीं कर रही। आपने जो बीज बोया है वही आप काट रहे हैं। आपको याद होगा परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली में गुंडे भिजवा दिए अंदर, किस तरह उनके अपने ही डिप्टी स्पीकर को मार पीट, औरतों को धक्के मुक्के पड़े। तो ये क्या कल्चर था? हम लोग ये कल्चर पे इत्तेफाक नहीं करते ना। ये लोग खुद, जब शहबाज शरीफ साहब को हमने लीडर ऑफ द हाउस सेलेक्ट किया, ये खुद हाउस के सेशन में आना छोड़ दिया, खुद इन्होंने स्पीकर को अपने इस्तीफे जमा कराए। हमने तो नहीं कहा कि ऑपोजिशन की बेंचेस को खाली छोड़ो। तो ये आज हम पे क्या ये विक्टिमाइजेशन की बातें करते। अच्छा, अगर हम इस सारी चीज को, ज़ेब, अगर हम इस सारी चीज को आज के दिन पे ले आए, आज जो व्हाट इज हैपनिंग टुडे, आज अपेरेंटली जो चीजें मैंने आपसे पहले भी अर्ज की, अपेरेंटली थिंग्स आर लाइक कि जी 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होने। ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम आपकी जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर ब्यूरोक्रेसी है, जो पीपल हु मैटर, वो कहते हैं आप इलेक्शंस डिले होंगे, इलेक्शंस 90 दिनों की बजाय 6 महीने तक होंगे, मर्दमशुमारी नई जो हैं ये हल्का बंदियां एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें होंगी। आप बीइंग अ पॉलिटिशियन, डॉटर ऑफ अ पॉलिटिशियन, व्हाट डू यू थिंक, इज इट राइट थिंग टू डू? 2017 के बाद जी हमारे जो है पॉपुलेशन सेंसस नहीं हुए। सो आई थिंक दिस वाज द नीड ऑफ द आवर बिफोर वी गो फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। फिर कैबिनेट में, CCI में सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके ये इस पे इत्तेफाक हुआ कि वी नीड टू गो थ्रू मर्दमशुमारी, ताकि व्हाट इज इलेक्शन, अ राइट ऑफ एन ओपिनियन ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू सेलेक्ट द ओन लीडर्स। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कैसे इलेक्शन में जा सकते? 3 माह हो या 6 माह हो, इससे लेट इलेक्शन नहीं होंगे। पाकिस्तान नीड्स डेमोक्रेटिक सेटअप, इलेक्शंस भी टाइम पे होंगे और अवाम फैसला करेगी। तो तरीक़ेकार ये है कि दिस इज़ बाय लॉ, नथिंग इज गोइंग आउट ऑफ लॉ जी। ठीक हो तो गया। अगर इसमें अगर 3 से 6 माह लगते हैं, लेकिन इलेक्शंस होंगे अपने टाइम पे एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। ओके बहरमंद भाई, 2 चीज़ें आपकी तरफ आती हैं। एहसन इकबाल साहब इस चीज़ को मैनेज मॉनिटर करते थे, वो कहते थे जी जून तक हम कर लेंगे पूरी। खुर्रम जो हैं दस्तगीर, वो कहते हैं कि जी डिजिटल मर्दमशुमारी हो चुकी है, नई हल्का बंदी हम लोग फाइनल कर चुके हैं, इलेक्शन टाइम पर हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात, बीबी शहीद की लेगेसी, आप लोग क्या समझ रहे हैं? अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए आईन पाकिस्तान की किताब सबसे अहम है। आप लोग क्या समझ रहे हैं? देखिए मंसूर, मैं आइन की जब आप बात करते हैं तो आइन में तो बिल्कुल, अगर आप वक्त से पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले डिजॉल्व करते हैं तो 90 डेज है, और अगर वो असेंबली अपनी मदद पूरी करे तो 60 डेज है, ये भी आइन कहते हैं। लेकिन क्या जब आपकी 2023 के सेंसस से आप इलेक्शन करना चाहते हैं और अप्रूवल दी है कि आने वाले इलेक्शन 2023 के सेंसस से होगा, तो ये मुझे बताएं कि ये आइन का हिस्सा है कि नहीं? अगर इलेक्शन कमीशन 2023 के सेंसस से इलेक्शन कराना चाहते हैं तो फिर कैसे करें वो? जाहिर बात है 6 महीने की बात मैं 3 महीने के बाद मैं नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ इलेक्शन कमीशन के उस डिमांड की जितने दिनों में उनकी सेंसस कंप्लीट हो। अगर आने वाला इलेक्शन 2023 के सेंसस से हो और वो इसलिए के अप्रूवल दी है कि सेंसस कंप्लीट हो, तो इट मीन्स कि ये इलेक्शन अगर 2017 से होगा
तो फिर तो और 90 डेज में इलेक्शन होगा। लेकिन अगर ये इलेक्शन आने वाला अपकमिंग इलेक्शन जो अगर 2023 के सेंसस से होगा तो फिर इसके लिए ओवर टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। बैरामंद भाई, मुझे ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। सीसीआई ने इसको फाइनल किया, सबने इसके ऊपर एग्रीमेंट किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके ऊपर ओके किया। खुर्रम दस्तगीर जो वफाकी वजीर थे वो खुद कह रहे हैं कि जी हम लोगों ने नई हल्का बंदियां तकरीबन कंप्लीट कर ली हैं और इलेक्शन 90 रोज में हो सकते हैं। जून के अंदर एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि कंप्लीट हो रहा है, तो सर फिर डिले किस चीज का है? थोड़ा सा जी मंसूर साहब, अभी गेंद जो है, बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है और इलेक्शन कमीशन एक आजाद इदारा है। इलेक्शन करवाना और कब करवाना ये कमीशन का काम है। ठीक एक आईनी इदारा है, वो आईन से बाहर निकलकर वो आईन की पासदारी करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हल्का बंदियां कंप्लीट हो चुकी हैं तो इलेक्शन कमीशन क्यों लेट कर ले? उनको लेट करने में और जज आईन के दायरे में करने में क्या फायदा है? उनके इलेक्शन करवाना उनकी जिम्मेदारी है। आ गया जी, और ठीक हो गया। अच्छा एक मिनट मुझे दे दीजिए, एक मिनट। मेरे वहाँ भाई ने कुछ बातें की हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अपने आप को सियासी लीडर कहते हैं तो उनका पॉलिटिकल विजन होता है। अभी पंजाब पीपल्स पीटीआई की होती, क्या खैबर को गलत फैसला था। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ इस पे बैरामंद भाई, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ इस पे। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं की, तो ये मुझे बताएं कि आपके लीडर ने क्यों भागे? किसी ने तो नहीं, उसने तो उसको तो निकाला था प्राइम मिनिस्टर हाउस से, लेकिन पार्लियामान से क्यों भागे? आज अगर उनको इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में निगरान सेटअप के लिए अगर उसका पॉलिटिकल विजन होता, अगर वो अपोजिशन लीडर होता तो आज उनसे मशवरे करते और उसमें उनका पूरा हिस्सा होता। मुझे ये आपका पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे जरा ये पॉइंट एक दफा लालचंद भाई के पास लेकर जाने दे। लालचंद भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे प्रोग्राम में आज सेनेटर बैरामंद तंगी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कही है, उन्होंने कहा है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आजाद अदारा है। आप लोग इल्जाम लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आजाद अदारा नहीं है। 2 सूबों में उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आजाद अदारा है। जवाब दें लालचंद भाई, अब क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल मंसूर भाई, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा कमेंट करना चाहूंगा। काम पे मेरे सवाल पे कमेंट करें हुजूर, पिछली बातें छोड़े अब जरा। मैं पिछली बात पे जाऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान स्टडीज नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ छोटी सी बात कर रहा हूँ। अगर विजन ये है लीडरशिप का कि हुकूमत पाकिस्तान में करनी है और जैसे इक़्तिदार से निकले जेल गए, मुल्क छोड़कर भाग गए, कोर्टों ने बुलाया तो कमर बांध के गए, कि लीडरशिप अगर इनका विजन ये है तो हमें इस तरह की लीडरशिप नहीं चाहिए। हमारा लीडर आज भी खड़ा है, उसको अगवा करके बंद कर दिया गया है, उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला है, वो जेल में। लालचंद भाई मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन 90 रोज में पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं करा सका, वफाक में कैसे कराएगा? मुझे इसका जवाब दें सर। 1 मिनट में मुझे भी आप वो एक मेरे लीडर को फेयर ट्रायल नहीं मिला, मुझे फेयर टाइम मिलना चाहिए। मेरी बहन ने तफसीली बातचीत की, पूरे माजी में पढ़ा है, मैं माजी में नहीं जा रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट की उन्होंने बात की कि ख्वातीन के लिए ख्वाजा आसिफ ने अभी पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा। इनके खुद लीडर्स ने अपना शाहिद खाकान अब्बासी ने इस पार्लियामेंट के बारे में क्या कहा। हम तो नहीं थे, ये कह रहे थे गालम गलोच का कल्चर हम लाए, तो फिर आसिफ वो शाहिद खाकानी साहब का अपना पर्सनल ओपिनियन, वो उनका कह रही है जी, अब्बासी साहब का अपना। लालचंद भाई मुझे जवाब दें इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्लीज, मुझे उसका दे, मैंने ब्रेक पे जाना है प्लीज। प्रोड्यूसर साहब मेरे कान में कह रहे हैं ब्रेक, मैंने आपसे जवाब लेकर जाना है, बताएं। अच्छा ये सुन लें बात, देखें सबसे पहले जो सीसीआई ने डिसीजन किया ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। 2 प्रोविंसेस के जो चीफ मिनिस्टर थे वो इलेक्टेड नहीं थे, केयरटेकर है, और उनको सीसीआई में बैठने का हक नहीं था। ये महज फैसला इसलिए कर दिया गया है कि 3-4 माह में कोई इलेक्शन अगर डिले होंगे तो कोई नून लीग को अवाम में पजीराई मिलेगी। मुझे ऐसा नजर नहीं आता। ये कल कराएंगे, परसों कराएंगे, डिले करेंगे, हम तो अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे, हम कोर्टों में जाएंगे, हम पाकिस्तान की अवाम के पास जाएंगे। हम चाहते हैं कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस हो। पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया। रखे मुझे 6 माह के बाद भी नहीं जा सकते और 3 माह के बाद भी नहीं जा सकते। जो इनकी कारकर्दगी रही है, इनको अंडे पड़ेंगे, इनको टमाटर पड़ेंगे। पॉइंट आ गया। सब बात अब नाजरीन
अंडे और टमाटरों के ऊपर आ गई है। मैं एक ब्रेक ले लूं जी, जरा मैं एक ब्रेक ले लूं। मैं ब्रेक से वापस आप पे जवाब लेते हैं ज़ेब जाफर से। और अलॉन्ग विद इट, अब ये जो एक सिनेरियो बताया जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का जो फैसला है जिसमें कलअदम सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है इस बिल को, सो बाय वर्च्यू ऑफ दैट क्या पाकिस्तान की सियासत और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून की सियासत में कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है? इस पर जवाब लेंगे जी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी ज़ेब, आप कुछ जवाब देना चाह रही थी और उसके साथ साथ ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का फैसला आया है जिसमें उन्होंने कलअदम करार दिया है, क्या ये हुस्न इत्तफाक है या फिर असेंबलियां ख़त्म होने के बाद ये फैसला 19 जून को रिजर्व हुआ था और अब आया है, इसको बिहाइंड द कर्टन्स कुछ आप समझ रही हैं? जी, मैं जो मेरे भाई लालचंद साहब ने कहा कि हमारी जो क़यादत है वो आउट ऑफ कंट्री बैठ के हाउस जो है पार्टी चला रही है, तो इस पर मैं कमेंट करना चाहूँगी। जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किसी बैक डोर से तो नहीं गए थे, इन्हीं की ही मौजूदा इन्होंने भेजा था, बिल्कुल इन्हीं की पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल इन्होंने भेजा था, मेडिकल ग्राउंड से भेजा था। सो देन एटलीस्ट मैं जो अपनी क़यादत के बारे में इस तरह नहीं सुनना पसंद करूंगी, क्योंकि देखिए उन्होंने बिस्तर मग पे अपनी बीवी छोड़ के यहाँ आए थे और हर चीज़ को फेस किया था। मैं खुद हर डेली के बेसिस पे जब उनकी पेशियाँ होती थी तो वो फजर पे निकलते थे और यहाँ पे एहतसाब कोर्ट पहुँचते थे और हम लोग दरवाजे पे उनका इस्तकबाल करते थे। दिस वॉज एवरी सिंगल डे। तो आप देखें कि जिस बंदे ने कानून के आगे आए, मतलब उन्होंने छुपे तो नहीं, उन्होंने कोई अपील लेटर तो नहीं लिखा, डेली बेसिस पे ही यूज्ड टू कम एंड फेस द कोर्ट्स। सो प्लीज रिमेंबर द पास्ट कि हमारी लीडरशिप न छुपने वाली है न पीछे डरने वाली है, हमेशा फेस किया है। और अब रहा सवाल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का, उनके इलेक्शन लड़ने का, आई थिंक जब उनको नाअहल किया गया तो उसकी ड्यूरेशन तो ख़त्म हो चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस पे वो यहाँ पे होंगे भी और इंशाल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट भी करेंगे। ठीक, लेकिन ये जो ठीक जी, आवाज़ आ रही है अब आपको? जी अब आ रही है। जी। ये जो रिव्यू एक्ट का इसको लेकर जो अब फैसला है और कलअदम करार दिया है, इससे आपको लगता है कि पर्टिकुलरली नवाज शरीफ साहब को उनकी सियासत में वापसी पर कोई कदगन लगेगी? क्योंकि ये जो ताहयात नाअहली की नज़रसानी थी और जिसको उसके बाद ड्रैकुलर लॉ भी कहा गया, इसको आप फिर किस तनाजुर में देख रही हैं? देखिए जी, पार्लियामेंट हैज़ द सुप्रीम अथॉरिटी टू पास द लॉ विद डिफरेंट अमेंडमेंट्स लेके आ सकती है। अब ये इस तरह अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बहस एहतराम में इस पर ज़्यादा कमेंट इस वक्त नहीं करना चाहूँगी, और क्योंकि लेकिन ये है कि आई थिंक द राय जो अवामी लीडर्स की है, जो राय जो पार्लियामेंट की है, जो बाकायदा कानूनी तौर पे हमने बिल पास किया, और उस पर जो है आई थिंक अभी इस मौके पे मैं अभी कमेंट नहीं करूँगी। ठीक, अच्छा बहरामंद भाई, मुझे ज़रा बताएं ये जो फैसला है इससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्योंकि कल हमने लीगल फ्रेटर्निटी में बात की, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, चेयरमैन प्रेसिडेंट पाकिस्तान बार कौंसिल, ये इस फैसले से क्या नवाज शरीफ साहब ताहयात अभी भी नाअहल हैं या वो 5 साल के लिए नाअहल थे जिसके बाद अब वो जो उनके ऊपर एक तलवार थी वो ख़त्म हो गई है? देखिए मंसूर, लेकिन मैं ज़रूर तकरीबन मेरी 44 ईयर पॉलिटिकल कैरियर है, 1980 से। जी बहरामंद भाई समझ जी, मुझे बहरामंद भाई की आवाज़ नहीं आ रही। लालचंद भाई, ज़रा आपकी तरफ में आता हूँ। यही सवाल, आप लोग बड़ा खुश हो रहे हैं इस फैसले के ऊपर, मतलब अगर वो सुप्रीम कोर्ट कभी आपके हक में नहीं आता तो आप उस सुप्रीम कोर्ट को बुरा कहते हैं। आप लोगों ने कल सुना है, बड़ी खुशियां मनाई हैं इस फैसले को सुन के, देख के कि जी देख लें नाअहल अब वो ताहयात नाअहल ही रहेंगे। क्यों इतनी खुशियां मनाते हैं आप लोग? मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। हम जब भी आइन बहाल होगा तो हमें उसकी खुशी होगी। ये मेरी बहन भी पार्लियामेंट्रियन रही है, मैं भी पार्लियामेंट से मेरा ताल्लुक रहा है। उनकी नाअहली 62(1) के तहत है, वो आइन का एक आर्टिकल है
उसकी तशरीह की सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके तहत उनकी नाअहली ताहयात है। ओके। और हमने इनकार की थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये खौफजदा थे, इन्होंने हमें पार्लियामेंट में आने नहीं दिया और इन्होंने ये सिंपल मेजॉरिटी से ये एक कानून पास किया जो नहीं किया जा सकता। Okay. और ये कानून जो बनाया था ये पर्सन स्पेसिफिक था, ये नवाज शरीफ और किसी और शख्स के लिए था, जहांगीर तरीन के लिए था कि उनको पॉलिटिक्स में वापस जो है किंग्स की तरफ से कोई एंट्री दी जाए। लेकिन अब आप मसले आप जरा सोचे कि जो शख्स अपने भाई की हुकूमत में नहीं आ सका वो अब कल इल्जाम देगा क्योंकि आपने उसके असरात में बात वो कर रहे लेवल हैं कि प्लेइंग फील्ड नहीं क्लियर, लेवल प्लेइंग फील्ड लेकिन अब आप ये देख, एक सेकंड, जब तक लालचंद भाई लेवल प्लेइंग फील्ड क्लियर नहीं होनी थी, चीजें नहीं चलनी थी, या हम सबको पता है या आपको भी पता था। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा, बैरामंद भाई का सिग्नल हमें मिल गया है जी, सिर्फ एक मिनट। लालचंद भाई मैं आपसे कमेंट लेता हूं जी, बैरामंद भाई आप कमेंट कर लीजिए जी प्लीज। हेलो जी जी बैरामंद भाई कमेंट कीजिएगा। हेलो जी बैरामंद भाई आवाज आ रही है? नहीं, बैरामंद भाई कीजिए आवाज। जी जी लालचंद भाई बताइएगा जी। तो उनको अगर आना होता तो उनका भाई प्राइम मिनिस्टर था, मुल्क की एक बड़ी पार्टी और भी थी, पीपल्स पार्टी उनके साथ थी, एस्टेब्लिशमेंट आजकल बड़ी आज तो उन्होंने ऐलान किया है शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं जो है एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, तो ये तारे और चांद सब मिलके नहीं तो लालचंद भाई पहले आप लोग तारे थे, आपको याद नहीं? आप लोग भी तो सेम पेज के ऊपर थे ना। अच्छा लालचंद भाई मुझे एक चीज जरा समझाएं, लालचंद भाई आपसे मेरा सवाल है, एक मुझे बताएं, आप लोग जब सेम पेज पर थे, जब आप लोग उस वक्त के आर्मी चीफ के बारे में हर जगह पर, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उस वक्त वजीर आजम थे, हर जगह पर तारीफ करते थे, तो वो दुरुस्त था। आज अगर शहबाज शरीफ साहब वही करते हैं तो वो गलत है, ये कैसे मुमकिन है? देखें शहबाज शरीफ साहब क्या करते हैं और लंदन में बैठ के नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं तो ये उन दोनों से पूछ लें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, इस पे मैं कमेंट करूंगी जी। जो भी इदारे थे वो जो बेहतर काम करते थे, हुकूमत से कोऑर्डिनेशन में रहते थे, तो उनको वो अप्रिशिएट करते थे। तो ये भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे जरा जेब से लेने दीजिएगा, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है जी। जेब कमेंट कीजिएगा। लालचंद भाई मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है, कमेंट करना चाहूंगी कि आज इनके एक लीडर जो है जेल में है, आज इनके अपने इनका अपना लीडर जेल में है। अगर इसी तरह वो ताहयात जो है नाहल होते हैं तो इस पे इनका भी क्या कमेंट होगा, ये तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी। और दूसरी बात ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भाई होते हुए वो नहीं आए, तो आई थिंक ये उनकी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी जाहिर करती है कि एज सिटिंग एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कोई ऐसा फेवर नहीं दिया, उन्होंने वेट किया, लॉ को, कानून को अपना काम करने दिया और वेट किया है। ठीक, जेब जाफर थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मेरे पास टाइम जी आउट हो गया। जेब जाफर थैंक यू वेरी मच। बैरामंद तंगी साहब बहुत शुक्रिया। लालचंद भाई बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाजत, बशर्ते जिंदगी। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।